19वीं सदी का अमेरिका, एक ऐसा देश जो अभी बन ही रहा था, अपनी पहचान खोज रहा था। तो सवाल ये उठता है कि उस दौर के साहित्य ने इस खोज में क्या भूमिका निभाई। आज हम इसी पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास IGNO के MA अंग्रेजी पाठ्यक्रम के कुछ बेहतरीन नोट्स हैं और इनके जरिए हम 4 बड़े लेखकों की दुनिया में उतरेंगे, 2 उपन्यासकार और 2 कवि, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने ये कैसे बताया कि अमेरिकी होने का मतलब क्या है। जी, और ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर है, क्योंकि ये चारों आवाजें मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल अलग। हाँ, एक तरफ इंसान के मन का अंधेरा है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र का जश्न। तो ये सिर्फ साहित्य का विश्लेषण नहीं है, ये एक तरह से एक नए देश की आत्मा को समझने की कोशिश है। तो चलिए शुरुआत उसी अंधेरे से करते हैं। पहला नाम है नैथानियल हॉथॉर्न। जब मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो एक बात दिमाग में अटक गई। पाप, अपराध बोध, छिपा हुआ सच। ऐसा क्यों है कि एक नए उम्मीदों से भरे देश का लेखक ऐसी अंधेरी गलियों में झांक रहा था? ये बहुत अच्छा सवाल है। हॉथॉर्न का जीनियस इसी में था कि वो दिखा रहे थे कि समाज का सबसे बड़ा डर कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही है। हाँ बिल्कुल, हमारे अंदर का सच। वो असल में कह रहे थे कि सबसे बड़ा पाप समाज के नियमों को तोड़ना नहीं, बल्कि उस अपराध बोध के बोझ तले अपनी इंसानियत को ही कुचल देना है। उनकी सबसे मशहूर रचना द स्कारलेट लेटर इसी का एक, आप कह सकते हैं, जबरदस्त मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। द स्कारलेट लेटर, जिसमें हेस्टर प्रिन को अपने सीने पर ए अक्षर लगाकर घूमना पड़ता है। ये प्रतीकात्मक का एक क्लासिक उदाहरण माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक अक्षर से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल। शुरुआत में ये ए अक्षर अडल्ट्री यानी व्यभिचार का प्रतीक है, समाज का दिया हुआ शर्म का एक बिल्ला। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हॉथॉर्न उसी प्रतीक को पलट देते हैं। लोगों के लिए वही ये बाद में एबल यानी सक्षम बन जाता है, क्योंकि हेस्टा बहुत काबिल महिला है। कुछ के लिए वो एंजल यानी देवदूत बन जाती है। हॉथॉर्न हमें दिखाते हैं कि पहचान वो नहीं जो समाज आप पर थोपता है, बल्कि वो है जो आप अपने संघर्ष से बनाते हैं। सही बात है, वही पहचान है। ये तो कमाल है। और वो सिर्फ अक्षर का ही इस्तेमाल नहीं करते, वो जंगल और शहर का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये 2 अलग-अलग दुनियाएं हों। हाँ, शहर या समाज जो है वो नियमों का, पाखंड का, दमन का प्रतीक है, जबकि जंगल एक आजाद जगह है, एक ऐसी जगह जहां इंसान अपने असली स्वभाव और सच का सामना कर सकता है, जहां कोई जज करने वाला नहीं है। कोई नहीं है। हॉथॉर्न रोशनी और अंधेरे का इस्तेमाल भी इसी नैतिक संघर्ष को दिखाने के लिए करते हैं। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिसे हम सभ्यता कहते हैं, कहीं वो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा अंधेरा तो नहीं। तो अगर हॉथॉर्न इंसान के दिल के अंधेरे में झांक रहे थे, तो हमारे दूसरे उपन्यासकार हरमन मेलविल, ऐसा लगता है जैसे वो पूरे ब्रह्मांड के अंधेरे को घूर रहे थे। उनकी रचना मोबी डिक की तो बात ही कुछ और है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मेलविल जुनून और अस्तित्व के सवालों को एक विशाल समुद्र में उतार देते हैं। मोबी डिक ऊपरी तौर पर तो एक सफेद व्हेल के शिकार की कहानी लगती है। हाँ, लगती तो यही है। पर असल में ये प्रकृति के सामने इंसान के अहंकार की कहानी है। इसका मुख्य किरदार कैप्टन अहाब एक पागलपन की हद तक जुनूनी है। मुझे अहाब का किरदार हमेशा आज के दौर के किसी ऐसे CEO जैसा लगता है, जो अपनी कंपनी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। क्या बेहतरीन एनालॉग है। वो व्हेल उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक पर्सनल बेइज्जती है। बिल्कुल यही बात है। मोबी डिक, वो सफेद व्हेल, सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो प्रकृति की वो ताकत है जिसे इंसान कंट्रोल करना चाहता है पर कर नहीं सकता। वो शायद ईश्वर का या अस्तित्व के उस रहस्य का प्रतीक है जिसका पीछा करते करते इंसान खुद ही खत्म कर लेता है। और वो जहाज पिकवार्ड, जिस पर दुनिया के हर कोने से आए लोग सवार हैं, वो खुद इंसानियत की नाव है जिसे एक पागल कप्तान तबाही की ओर ले जा रहा है। तो इन दोनों उपन्यासकारों ने, हॉथॉर्न और मेलविल, अमेरिकी साहित्य को एक तरह की मनोवैज्ञानिक गहराई दी जो शायद पहले नहीं थी। वे एक्शन से ज्यादा किरदारों के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है इसमें रुचि रखते थे। बिल्कुल, उन्होंने अमेरिकी साहित्य को बताया कि सबसे बड़ी लड़ाइयां मैदानों में नहीं, बल्कि इंसान के मन और आत्मा में लड़ी जाती हैं। तो एक तरफ कथा साहित्य में इतना अंधेरा, इतना संघर्ष, कोई भी सोचेगा कि उस दौर का अमेरिका बड़ी निराशा में डूबा हुआ था।
पर क्या ये पूरी कहानी थी? चलिए देखते हैं कि कविता की दुनिया में क्या कोई नई सुबह हो रही थी। एक नई सुबह ही नहीं बल्कि एक जोरदार ऐलान हो रहा था। और वो ऐलान थे वॉल्ट विटमन। वॉल्ट विटमैन। विटमन इन अंधेरे विचारों के ठीक उलट थे। वो अमेरिकी लोकतंत्र, व्यक्तिवाद और जीवन के हर पहलू का जश्न मनाने वाले कवि थे। उनकी किताब लीव्स ऑफ ग्रास एक साहित्य क्रांति थी। क्रांति क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि उनके विषय अलग थे? विषय तो अलग थे ही, लेकिन उससे भी बड़ा बदलाव था उनका अंदाज। उन्होंने उस दौर की पारंपरिक कविता के मीटर और तुकबंदी के पिंजरे को तोड़ दिया और मुक्त छंद यानी फ्री वर्स पे लिखना शुरू किया। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि पारंपरिक कविता एक सदी हुई मिलिट्री परेड की तरह है, हर कदम नपातुला। लेकिन विटमन की कविता शहर की भीड़ भरी सड़क पर चलने जैसी है। अराजक, जिंदा दिल, हर तरफ कुछ नया, कोई तय ताल नहीं, बस जिंदगी का एक बहाव है। उनका एक मशहूर विचार है स्वयं का उत्सव या सेलिब्रेशन ऑफ सेल्फ। लेकिन क्या ये थोड़ा स्वार्थी या आत्मकेंद्रित नहीं लगता? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन विटमन का मैं सिर्फ वॉल्ट विटमन नहीं है। जब वो कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, तो वो असल में हर अमेरिकन नागरिक की बात कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, किसान हो या मजदूर। उनका मैं एक लोकतांत्रिक मैं है जिसमें सब शामिल हैं। वो शरीर, आत्मा, प्रकृति, शहर, गांव, हर चीज को गले लगाते हैं। उनकी कविता अमेरिका का एक विशाल कोलाज है। लेकिन हर चीज को शामिल करने की इस कोशिश में क्या कविता का फोकस कहीं खो नहीं जाता? अगर सब कुछ ही जरूरी है तो क्या कोई एक चीज सच में जरूरी रह जाती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और कई आलोचकों ने ये मुद्दा उठाया भी है। लेकिन शायद विटमन के लिए वो बिखराव ही तो लोकतंत्र का असली मतलब था। अच्छा। लोकतंत्र कोई एक आवाज नहीं है, वो बहुत सारी आवाजों का शोर है, एक भीड़ है। उनका मकसद एक साफ सुथरी तराशी हुई कविता लिखना था ही नहीं। वो तो उस पूरे देश की चौतरफा ऊर्जा को कागज पर उतारना चाहते थे, भले ही वो थोड़ी बेतरतीब लगे। तो एक तरफ विटमन है जो पूरी दुनिया के लिए अपनी बाहें फैलाए जोर जोर से गा रहे हैं, और कहते हैं कि ठीक उसी समय एक और महान कवि लिख रही थी जिनकी आवाज एक बंद कमरे से बाहर भी नहीं जाती थी, एमिली डिकिंसन। एकदम सटीक। विटमन और डिकिंसन अमेरिकी साहित्य के दो ध्रुव हैं। जहां विटमन की कविताएं महासागर की तरह फैली हुई हैं, वहीं डिकिंसन की कविताएं एक बूंद में छिपे सागर की तरह हैं, छोटी, सघन और किसी धमाके जैसी ताकतवर। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अकेलेपन में गुजारा और उनकी कविताएं उसी अंदरूनी दुनिया का नक्शा हैं। मैंने पढ़ा है कि उनका लिखने का तरीका भी बहुत अजीब था। वो व्याकरण के नियमों की परवाह नहीं करती थीं, खासकर डैश का बहुत इस्तेमाल करती थीं। यह आज भी पढ़ने में थोड़ा चौंकाता है। वैसे क्यों कर रही थीं? क्या वो कोई नियम तोड़ रही थी या एक नया बना रही थीं? वो दोनों कर रही थीं। वो डैश का इस्तेमाल सांस लेने, रुकने या किसी कही अनकही बात पे जोर देने के लिए करती थीं। अच्छा। इससे उनकी कविताओं में एक हाँफती हुई, रुकी रुकी सी लय पैदा होती है, जो उनके विषयों जैसे मौत का इंतजार या एक गहरी शंका से बिल्कुल मेल खाती है। और उनकी तुकबंदी भी पारंपरिक नहीं थी, जिसे स्लैंट राइम कहते हैं। ये क्या चीज है? सोचिए, एक परफेक्ट राइम जैसे रात और बात एक बंद दरवाजे की तरह होता है। बात खत्म, एक संतुष्टि मिलती है। हाँ। लेकिन डिकिंसन का स्लैंट राइम उस दरवाजे की तरह है जो थोड़ा सा खुला रह गया हो, जैसे गेट और मैट। ये पूरी तरह तुक नहीं मिलाते, बस हल्की सी ध्वनि की समानता है। ये एक बेचैनी पैदा करता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है, ठीक वैसे ही जैसे उनके विषय मौत, अमरता और पीड़ा आपको बेचैन करते हैं। तो उनका स्टाइल ही उनका कंटेंट था एक तरह से। जी बिल्कुल। तो विटमन जीवन, लोकतंत्र और शरीर की बात कर रहे थे, और डिकिंसन मौत, अमरता और आत्मा की। ये यकीन करना मुश्किल है कि ये दोनों एक ही देश में एक ही समय में लिख रहे थे। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे लगते हैं। बिल्कुल। और ये तुलना अमेरिकी अनुभव की दो सच्चाइयों को दिखाती है। एक तरफ है बाहरी दुनिया, विस्तार, लोकतंत्र, समाज बनाने का उत्साह, जो विटमन की कविता में है, और दूसरी तरफ है अंदरूनी दुनिया, आत्मनिरीक्षण, शंका, अकेलेपन में खुद से जूझना, जो डिकिंसन की कविता में है। एक की आवाज सार्वजनिक है, दूसरी की निजी। एक का कैनवस विशाल है, दूसरे का माइक्रोस्कोपिक। सही कहा। तो अगर हम इन चारों को, हॉथॉर्न, मेलविल, विटमन और डिकिंसन, एक साथ देखें तो वो कौन से धागे हैं जो इन सबको जोड़ते हैं? वो क्या चीज है जो इनके काम को खास तौर पे अमेरिकी बनाती है? कुछ चीजें साफ दिखती हैं। पहला,
व्यक्तिवाद, समाज के नियमों और उम्मीदों के सामने एक अकेले इंसान का संघर्ष। दूसरा, नैतिक जटिलता। ये लेखक आसान जवाब नहीं देते, वो सही और गलत के बीच की धुंधली लकीर को दिखाते हैं। और सबसे बढ़कर मनोवैज्ञानिक गहराई। ये सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे थे, ये मानव मन की चीर-फाड़ कर रहे थे। वे उस नए अमेरिकी व्यक्ति के बाहरी और भीतरी दोनों आयामों को एक साथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये एक बहुत मजबूत नींव लगती है, लेकिन ये भी सच है कि ये तस्वीर अधूरी है। जैसे कि इन लेखकों के काम में अल्पसंख्यकों की, खासकर अफ्रीकी अमेरिकियों या मूल निवासियों की आवाजें लगभग गायब हैं। ये साहित्य काफी हद तक श्वेत और पुरुष प्रधान लगता है। ये एक बेहद जरूरी और वाजिब आलोचना है। उस दौर का साहित्य निश्चित रूप से अमेरिका की पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। कई आवाजों को हाशिए पर रखा गया, सुना ही नहीं गया। लेकिन इन सीमाओं को स्वीकार करते हुए भी ये मानना पड़ेगा कि इन्हीं 4 लेखकों ने वो खंबे गाड़े जिन पर अमेरिकी साहित्य की इमारत खड़ी हुई। बाद में आने वाले लेखकों ने इसी नींव पर सवाल उठाए, इसे चुनौती दी और इसे और बड़ा और समावेशी बनाया। तो संक्षेप में कहें तो हॉथॉर्न हमें इंसान के अपराध बोध की अंधेरी गुफाओं में ले जाते हैं। मेलविल हमें जुनून और अस्तित्व के विशाल तूफानी समुद्र में धकेल देते हैं। विटमैन हमें लोकतंत्र की खुली सड़क पर ले जाकर जीवन का गीत सुनाते हैं। और डिकिंसन हमें एक शांत कमरे में बिठाकर आत्मा की फुसफुसाहटें सुनवाती हैं। बहुत सुंदर सारांश है। और इन सब में जो एक चीज मुश्तरक है वो है प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक खोज। वे सिर्फ ये नहीं बता रहे थे कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी पूछ रहे थे कि इसका मतलब क्या है। और शायद यही मतलब की खोज ही 19वीं सदी के अमेरिकी साहित्य को उसकी असली पहचान देती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि विटमैन और डिकिंसन कितने अलग थे। एक की आवाज सार्वजनिक और फैली हुई, दूसरे की निजी और केंद्रित। किसी देश के साहित्य के लिए एक ही समय में इन 2 लगभग विपरीत आवाजों के उभरने का क्या अर्थ हो सकता है? ये उस अमेरिकी अनुभव के बारे में क्या बताता है जिसे वे दोनों पकड़ने की कोशिश कर रहे थे? शायद जवाब ये है कि अमेरिका हमेशा से ही इन 2 ताकतों, एक बाहर की ओर देखने वाली और एक अंदर की ओर झांकने वाली, का एक जटिल मिश्रण रहा है।